बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गज़ा में अमन के सुबह का आगाज़ हो चुका है और गुज़िश्ता रोज़ शर्मुल शेख में जो गज़ा पीस एग्रीमेंट था उस पर दस्तखत भी हो चुके हैं, जिसके बाद एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो है इस्तेहकाम की उम्मीद अब जाग उठी है। और इस अमन की कोशिश में अगर पाकिस्तान का जिक्र ना किया जाए तो बहुत गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही इजराइल की बर्बरियत जारियत के ख़िलाफ़ और जो नस्लकुशी जारी थी उसके ख़िलाफ़ और गज़ा के हक़ में हमेशा बहुत ही वोकल रहा है, बहुत ही डिसाइसिव रोल अदा किया है। वो दुनिया का कोई भी फोरम हो, पाकिस्तान ने हर बार जो है फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई है और इसी सिलसिले में उनकी आवाम की जो आज़ादी है, वक़ार है, खुशहाली है, उसके लिए और ख़ास तौर पे जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की जो है वो बेसिक एक समझे कि एक एजेंडा रहा है। गुज़िश्ता रात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसी अज़म को मिस्र में एक बार फिर दोहराया और साथ साथ आप जो 20 सरबराहान मुमलिकत वहाँ पे मौजूद थे और ख़ास तौर पे जो सुपर पावर के जो सदर हैं, अमरीकी सदर ट्रंप, वो भी मौजूद थे और दुनिया ने देखा कि वो जो मनाजिर थे उसको कैप्चर किया गया जब एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट के बाद जो है पोडियम पर ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब को मदऊ किया और साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ़ की और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी काविशों को एक बार फिर सराहा और उनको पसंदीदा करार दिया गया। तो यकीनन ये खबर जो है ये भारत के लिए तो उनके सीने में तो सांप लौट चुके होंगे, लेकिन अगर ओवरऑल हम इस कॉन्फ्रेंस को देखें तो कई सवालात भी उठते हैं, उम्मीदें भी हैं और साथ साथ ट्रंप साहब की ये उम्मीद और ये स्टेटमेंट कितना वैल्यूएबल होगा आने वाले दिनों में कि हम गज़ा में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं और जो ये एग्रीमेंट हुआ है ये मिडिल ईस्ट के लिए ख़ास तौर पे जो है ये अमन इस्तेहकाम के लिए एक पहला कदम है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में वेल नोन पर्सनैलिटी सीनियर सहाफ़ी साले ज़फ़र साहब मौजूद हैं, सीनियर तज़ियाकार मलिक मंजूर साहब मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी है डॉक्टर आमना महमूद, आपकी एक्सपर्टीज़ है IR में। आप तमाम मेहमानों को मैं वेलकम करना चाहती हूँ। साले साहब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा कल का दिन, एक बहुत डेवलपमेंट हमने देखी, बल्कि हम ये कहेंगे कि दीगर अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान का जो नुमाया एक एजेंडा था, गज़ा के जो शहीद हो रहे थे उनकी नस्लकुशी को रोका जाए, इमदाद पहुँचाई जाए। सर, बड़ा तारीख़ी ये एग्रीमेंट कहलाया जा रहा है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं और क्या वाकई जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जिस तरह ट्रंप साहब ने भी कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अब मिडिल ईस्ट में अमन का जो एक रास्ता खुल गया है? बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने याद किया। और ये है, ये कल का जो वाक़या है इसके दो पहलू हैं। एक का ताल्लुक गाज़ा के फ़लस्तीन की सूरत हाल से है और दूसरा मेरी दानिश के मुताबिक ये वर्ल्ड के लीडर्स का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बाद सबसे बड़ा कांग्रीगेशन है। इतने लीडर बेक वक्त एक जगह जमा हों और बैठकर सोच विचार करें, गुफ्तो शनीद करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन है। और मेरे लिए कल का दिन, कल की शाम इसलिए भी फ़ख्र का बाइस थी कि दुनिया की सुपर पावर, जिसकी खुशनुदी के लिए दुनिया भर के तरक्की पजीर मुल्क, बल्कि अब तो तरक्की याफ्ता मुल्क भी उनकी खुशनुदी के लिए हाथ पाँव मारते रहते हैं। अब आप देखिए, पाकिस्तान में ही ऐसे लोग मौजूद रहे, ऐसे लीडर मौजूद रहे, वज़ीर आज़म रहे जो इस बात के लिए तड़पते और तरसते थे कि काश उनका जो टेलीफोन के कॉल है वो अमेरिका का सदर अटेंड कर लें। तो अब वो अमेरिका का सदर जब पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के एक लीडर को बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करे और उस हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को याद किया और उनसे कहा कि उनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं उनको बहुत ज़बरदस्त इंसान, ज़बरदस्त कमांडर समझता हूँ, बल्कि फील्ड मार्शल के अलक़ाब से उनको याद किया और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कहा कि आप बराए करम मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी खैर सगाली उन तक पहुँचा दीजिए। मेरे लिए वो लम्हा बड़े फ़ख्र का लम्हा था। ये ठीक है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी हो हर दौर में, चूँकि सुपर पावर है, कुछ लोग उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं, कुछ लोग कम अच्छी राय रखते हैं, तो लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में इस वक्त उनका तसल्लुत है, उनका एक गलबा है, उनकी एक धाक है। अब अमेरिका का प्रेसिडेंट जब मेरे मुल्क के बारे में, मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में, मेरे मुल्क की फ़ौज के सरबराह के बारे में इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करे, और फिर आप ये याद कीजिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी तकरीर से पहले और अपनी तकरीर के बाद
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को पोडियम दिया, स्टेज उनके साथ शेयर किया और उनसे कहा कि वो अपना इज़हार ख्याल करें। और मेरे लिए बहुत इत्मीनान की बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मौके के मुनासबत से बहुत अच्छी गुफ्तगू की, जिसमें खुद एतमादी भी थी, जिसमें एक पैगाम भी था और जिसमें मौके की मुनासबत से उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ट्रिब्यूट भी पेश किया और बनता भी था। अब देखिए ना, जिस तरीके से पिछले 2 साल से गाज़ा में जिस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा था, उनकी नस्ल कुशी हो रही थी, उनके बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, शहीद किया जा रहा था, उनकी औरतें जो शहीद हो रही थी, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया था। अब वो सारा सिलसिला किसी हद तक तो रुक गया ना, तो इसके लिए ट्रिब्यूट यकीनी तौर पे पेश किया जाना चाहिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस एफर्ट में हिस्सा लिया है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा नुमाया किरदार अदा किया है। अब ये देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में आमतौर पे समझा जाता है कि वो इजराइल का बहुत ही ज़्यादा तरफदार होता है बिकॉज ऑफ देयर पोलिटिकल कंसंट्रेशन। लेकिन आपने गौर किया होगा कि इस मरतबा जो गाज़ा की सूरत हाल है उसको संभालने में उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बड़ा बैलेंस किरदार अदा किया है। हमें इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी शख्स ने कोई अच्छा और नेक काम किया है तो हम उसकी सताइश करें। तो जहाँ तक आपने दूसरा आपका गाज़ा के बारे में सवाल है, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी आजमाइश भी शुरू हो गई है कि अब इतना कुछ हो गया है, इतनी एफर्ट हो चुकी हैं, अब किसी तरीके से हमें ये दुनिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि इजराइल जो है अपनी हरकतों से दोबारा उस पर वापस ना आ जाए। वैसे तो जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है वो इंतहाई बुरा आदमी है, इंतहाई नाकाबिल एतमाद आदमी है, बिल्कुल सगा भाई लगता है मोदी का, कि जिस तरह मोदी नाकाबिल एतमाद है इसी तरह ये भी नाकाबिल एतमाद है। तो लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए, दुनिया को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो शख्स अपनी दोबारा बुराई और पुरानी हरकतों पर वापस ना आए, और उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, और वो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रहेगा। ठीक है, इस पर मतलब किस तरह बाउंड किया जा सकता है इजराइल को और कितना प्रेशराइज किया जाता है, इस पर आगे हम डिबेट करेंगे। लेकिन मलिक मंसूर साहब, एक तो ये कि नो डाउट अमेरिका की सालिसी में ये एग्रीमेंट हो गया। अमेरिका ने नेतन्याहू को, ट्रंप साहब ने बल्कि नेतन्याहू को गज़ा में अमन मुआहदे पर मजबूर भी किया, और बिल्कुल सही बात की है कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। अभी तो सबसे पहले हमें वो जो जेनोसाइड था उसको रोकना था, और वहाँ पे रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, कंस्ट्रक्शन का जिस तरह आगे काम होना है टर्न बाय टर्न, वो चीज़ें भी सारी आगे आएंगी। लेकिन सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको ट्रिब्यूट पेश किया और कहा कि नो डाउट पीस के लिए जो है रीजन में वो ट्रंप साहब का किरदार नुमाया, और उनको नोबेल इनाम के लिए नामजद भी किया। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर, सवाल यही है कि अब जिस तरह हम देख रहे हैं इजराइल का कुछ पता नहीं है, वो ना काबिल भरोसा है, ना उस पर वो वायलेशन। अभी जिस तरह अभी खबर मिली कि अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि दोबारा जो उसने शरारत की इजराइल ने और 9 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, और उसने एक्सक्यूज़ ये दिया कि रफ़ा के रास्ते में वो आ रहे थे तो हमें लगा कि हमारी तरफ आ रहे और फायर खोल दिया, और अभी भी कुछ इमदादी सामान वहाँ पे, ये सारी अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। सर, किस तरह निकल डाली जा सकेगी, वो प्रेशर बिल्ड करना वो कितना ज़रूरी है इजराइल पर भी? जी, बहुत शुक्रिया शादी साहब। देखिए, एक तो यह है कि गुज़श्ता चंद सालों से आप देख सकते हैं कि जो रियासती दहशतगर्दी इसराइल ने, और एक बर्बरियत और एक बदतरीन जेनोसाइड और इंसानी हुकूक की पामाली है। आप देख लें कि हस्पतालों में जो मरीज़ थे, ज़ख्मी थे, मीडिया वर्कर थे, UN के नुमाइंदे, रज़ाकार हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनको शहीद किया गया, और एक बर्बरियत का बाजार गर्म था। अब देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो बैनुल-अक़वामी सतह पर सफारतकारी एक बहुत कामयाब रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह सर जाफर साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जो कैदाना सलाहियतें और हमारी जो मुतारक और फ़ाल सफारतकारी है, उसको अक़वाम आलम में अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान ने हमेशा आज़ाद एक फ़लस्तीनी रियासत को जो क़याम है, हमारी खारजा पॉलिसी का अहम तरीन जज्बा है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और बयानियों को आलमी सतह पर अप्रिशिएट भी किया गया। अब देखिए, जो सवाल आपने किया बहुत अहमियत का हामिल है कि जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात है वो तो मौजूद हैं, और पूरी उम्मत मुस्लिमा की जो लीडरशिप है उनको भी खदशात है कि क्या इसराइल इस अमन मुआहदे में मनवान अमल दरामद करेगा, जिसकी वायलेशन करेगा। जिस तरह के इतलात आ रही हैं कि कुछ वहाँ फ़लस्तीनी जो है उनको शहीद किया गया, तो ये खदशात जो उनको मज़ीद तक़वीयत होती है कि अगर अमरीकी सदर या बैनुल-अक़वामी बिरादरी को ये चाहिए कि जो सफारती दबाव है वो नेतन्याहू और इसराइली हुकूमत पर बरकरार रखें। देखिए, सारी सूरत हाल में अगर देखें तो कतर
और जो मिस्र की क़यादत है उन्होंने मीडिएशन करके एक बड़ा अहम और बड़ा हाईली कमेंडेबल किरदार अदा किया। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो सऊदी अरब और जो तुर्क क़यादत है, तुर्की जो सदर है, उन्होंने बैन अवी सतह पर एक जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो इसराइल पे बढ़ाया। और ये कल जो पेशरफ्ती है, मैं समझता हूँ कि सफारती महाज पर ये एक बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है कि वहाँ पर जो जगबंदी है उसका आगाज़ हुआ है। और मुबसरीन इस बात को अहमियत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में वहाँ पर जो उसकी जो रिकन्स्ट्रक्शन है गज़ा की, और जो फ़लस्तीनी अवाम की जो हकूक़ है, उनकी जो डिग्निटी है, जो ऑनर है, उसको बरकरार रखा जाएगा। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि मशरक़ वस्ता में जो क़याम अमन का एक नया बाब रकम होने जा रहा है, तो उसके जो असरात और सबरात है वो ताकि फ़लस्तीनी अवाम तक पहुँचे और उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस समझता हूँ कि तमाम लीडर का वहाँ इकट्ठे होना और एक मुश्तरका एक मैसेज देना और क़याम अमन की बात करना बैन अवी सतह पर मैं समझता हूँ कि एक फ़ाल और मुतहरक सफारतदारी की तरफ एक बहुत अहम कदम है। ठीक है सालेह साहब, अब इस पे तो हमने बात कर ली है कि जी किस तरह अमल दरामद कराया जाएगा। जो मैं बात, क्योंकि आपकी माशाल्लाह इतनी एक्सपर्टीज़ हैं, आपने बात की कि नेतन्याहू और मोदी जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो सवाल यहाँ ये होता है कि जिस तरह कल ट्रंप साहब ने हमारे फील्ड मार्शल साहब को एक तरह से एक शानदार शख्सियत करार दिया, उससे पहले मर्द-ए-आन का खिताब मिला, उससे पहले क्योंकि हमने अपनी जो दिफाई सलाहियतें थी उसकी एक्नॉलेजमेंट कराई है और बाय प्रूफ कराई है, बाय फोर्स कराई है भारत को शिकस्त देकर। कुछ अर्से पहले आपको याद होगा मोदी ने बड़े जुनून में हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेके और कि मेरे सीने में आग जल रही है, ये आग तो और ज़्यादा भड़क उठी होगी जब कल उन्होंने ये जुमला सुना ट्रंप साहब के मुंह से फील्ड मार्शल की तारीफ़ के हवाले से। यकीनन जी, ये पाकिस्तान के अंदर भी मोदी के परस्तार है, उनके भी सीने के ऊपर इस तरह का कोई सांप लौटा होगा और मोदी के तो सीने पर मुसलसल ये सांप लौट रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के न सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप को बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट ही ने नहीं बल्कि दुनिया के कमोबेश हर बड़े लीडर ने खराज तहसीन पेश किया है और उनको हर जगह हाथों हाथ लिया जाता है जहाँ भी उनकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। आपने गौर किया होगा कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ जिसे हम इमिग्रेंट्स कहते हैं वो पिछले कमोबेश एक दिहाई से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनका रुझान कुछ और था, लेकिन जब से फील्ड मार्शल ने शुरू किए हैं दौरे, वो बाहर जहाँ भी जाते हैं पूरी दुनिया में हर जगह जब जहाँ भी पाकिस्तानियों को मौका मिलता है वो वहाँ पर फील्ड मार्शल को मिलने के लिए, देखने के लिए उमड़ आते हैं। तो आपका जो ये सवाल है कि जी हमारी क़यादत के लिए ये जो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उसका सबब है, उसका बड़ा सबब यह है कि पूरी कौम उनके पीछे मुत्तहिद हो चुकी है, पूरी कौम को उनके इस किरदार पर फ़ख्र है। और ख़ास तौर पर जब मई में पिछले मई में इस साल जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और बिला वजह अटैक किया, एक झूठे बहाने से अटैक किया और कोशिश उन्होंने ये की कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक सरप्राइज़ दिया जा सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उस सरप्राइज़ को इंडिया के लिए सरप्राइज़ बना दिया। इस तरीके से अब आपने जिस मोदी की तकरीर का हवाला दे रही थी, मोदी उस तकरीर में पता क्या कहता है? मोदी उस तकरीर में कहता है कि हमने पाकिस्तान में बकौल उनके आतंकवादी थे उनके ऊपर हमला किया था, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तो मेरी फौज पे हमला कर दिया और इस वजह से मेरे सीने में आग जल रही है। अगर उसकी फौज पर हमला हुआ है और उसकी फौज ने शिकस्त खाई है तो फिर यकीनन उनके सीने में आग जल रही होगी। तो मैं लिहाज समझता हूँ कि ये जो फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के लिए खिदमत सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा SIFC बनाई, पाकिस्तान की जो मईशत को संभाला देने के लिए जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी फील्ड मार्शल की सरकर्दगी में, वो भी एक काम हुआ है। इसके अलावा ये हमारे मिनरल्स जो रेयर अर्थ है वो उनको भी पहली मर्तबा पूरी दुनिया में मार्केट किया गया। आपने देखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को उन्होंने वो पीसेस दिखाए कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ से पैदा हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक हमागीर किरदार अदा किया है और वो जो किरदार है उसमें से मुझे रोशनी दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के लिए
अच्छे दिन आ रहे हैं, वो लोग जो पाकिस्तान की बुराई चाहते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान का बुरा चाहते हैं, वो लोग जिनकी पता नहीं क्या अगराज हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन तमाम की साजिशों को नाकाम बनाने का नाम है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। ठीक है आमना, गुज़िश्ता दिन को जो है ट्रम्प साहब ने एक शानदार दिन करार दिया और कहा कि ये मिडिल ईस्ट के लिए जो है तब्दीली का एक नया रास्ता और अमन और खुशहाली के हवाले से, लेकिन आप क्या समझती हैं, दस्तखत हो गए पीस एग्रीमेंट पर, क्या रुकावटें अभी भी मौजूद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ जो ये सब हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि माहिदा की तारीफ करना बड़ा ज़रूरी है कि ये एक संग मील है, इसलिए कि 2.25 साल से तमाम दुनिया की कोशिशों के बावजूद कुछ भी नहीं हो पा रहा था, और बल्कि ये शायद पहली जेनोसाइड है जो लाइव टीवी पे दिखाई जा रही है। दुनिया भर के अवाम मुजाहरे कर रहे थे लेकिन हुकूमतें कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो इस लिहाज से तो माहिदा एक बड़ी इम्पोर्टेंट और अचीवमेंट है, इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद किस हद तक होगा, इजराइल इसको कितना फॉलो कर सकेगा, और मुस्लिम ममालिक जो इसमें गारंटर और मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे, और ख़ास तौर पे अमेरिका और मिस्टर ट्रंप जो इसमें मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे, किस हद तक वो उससे कमिटमेंट को फॉलो करा सकेंगे इजराइल से, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, और ये सबसे बड़ी रुकावट है। और इसके लिए 2 लेवल पे बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि मिस्टर ट्रंप को मुसलसल फॉलो किया जाता रहे कि ये अमेरिकन इंटरेस्ट में है, और दुनिया भर में अमेरिकनिज्म इसलिए बढ़ा है कि सारी दुनिया के अवाम ये समझते हैं कि इजराइल की तमाम जो एट्रॉसिटीज़ हैं, तमाम जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं, उसके पीछे अमेरिका की सपोर्ट है, तो इससे एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ा है। तो मिस्टर ट्रंप की तमाम अमन की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी अगर इजराइल ने इस माहदे को तोड़ा। दूसरे ये कि तमाम ममालिक जो इसमें शामिल हैं, जिसमें अभी आपने सबके नाम लिए थे, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, हमारे तमाम मुस्लिम ब्रदरन कंट्री, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इसको बिल्कुल आखिर तक फॉलो करें, और अपने जो ज़ाती ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ और अपने आसपास के ममालिक के साथ और अमेरिका के साथ, उनको इस्तेमाल करें और उसको मशरूत कर लें इस माहदे को अमल दरामद होने तक, और उसके ऊपर उनकी प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी है। और अगर ये हो सके कि वहाँ पे मुस्लिम ममालिक की फ़ौजें जा सकें, उनके मिशंस जा सकें और रिहेबिलिटेशन के काम में शामिल हो सकें, तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी राह में आसानी हो सकती है इस माहदे को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है मलिक मंजूर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। हम इसी को इस तरह मैं आपके पास सवाल लेके आती हूँ कि ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो अब दाव पे लग गई है, मतलब इस एग्रीमेंट के बाद, और वो चाहेंगे कि हर मुमकिन जो है ये एग्रीमेंट जो है ये आगे बढ़े। दूसरी तरफ अगर इजराइल को कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज हुआ, आलमी तन्हाई का शिकार होता हुआ नज़र आया, पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और अब अरब ममालिक ने भी एक बहुत बड़ा स्टैंड भी लिया था, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं, साथ साथ पाकिस्तान हमेशा इस बात को कहता आ रहा है कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम, पाकिस्तान इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता। रूस ने भी आज इसी तरह का स्टेटमेंट दिया है कि जी फ़लस्तीन को आज़ाद स्टेट होना ही चाहिए। अब यकीनन हमें बाकी चीज़ें तो चल रही, जैसे कि मैंने पहले का इमदाद है, रिहेबिलिटेशन है, कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये जो आज़ाद रियासत है ये लोहा अभी गर्म है, इस पर हमें कितना फोकस रहने की ज़रूरत है और दीगर ममालिक को साथ रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपका कि जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप आलमी सतह पर जो जंगों को रुकवाने में और तनाज़ात के हल में उनका जो सियासी और सफारती रोल है उसको तो बैन-अक़वामी सतह पर अप्रिशिएट किया गया, और पाकिस्तान में दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हमारी क़यादत सबसे पहले उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनको नॉमिनेट किया था, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद बार कहा कि वो इसके हकदार हैं। वो अगरचे उनको नहीं मिल सका, लेकिन पाकिस्तान ने उनको इस हाईएस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। तो मैं समझता हूँ कि उनकी एक क्रेडिबिलिटी, उनका जो एक साख है, और बैन-अक़वामी सतह पर जो उन्होंने जो भी सफारती कोशिश की है उसको सस्टेन करने के हवाले से, उसको पायदार बनाने के हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है कि जो मुआहदा किया गया है, अमन मुआहदा, उस पर मेनोन जो है वो अमल दरामद हो, और उस पर अगर अमल दरामद नहीं किया जाता तो यकीनी बात है कि इस पर सवालात उठेंगे कि इसमें अमेरिका क्योंकि सबसे बड़ा ज़ामिन है,
तो उस पर अमल दरामद कराने में भी अमेरिका का एक कलीदी किरदार हर सूरत होना चाहिए। और अगर उस पर अमल दरामद ना किया गया, दोबारा खून रेजी शुरू हो गई और जेनोसाइड शुरू हो गई, तो यकीनन हालात जो है वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो एक तो यह कि जो फ़लस्तीन का मामला है ये बहुत पुराना है, कई दहाइयों से चल रहा है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यूरोप के बेशतर ममालिक, आप देख रहे हैं बरतानिया, कनाडा, या इसके अलावा दीगर आप देखें, अभी इटली की हुकूमत में इंदिया दिया कि वो उसको तस्लीम करने जा रहे हैं, फ्रांस ने किया, दीगर और ममालिक हैं। तो सफारती सतह पर मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन का जो इशू है वो इंटरनेशनलाइज हुआ है और उनके जो हकूक़ है, उनकी जो पाबंदी है, आप देखें कि इवन जो गैर मुस्लिम ममालिक है वहाँ मिलियंस ऑफ लोग जमा बाहर निकले और उनके हक़ में मुजाहरे किए गए। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इंसानी हकूक़ की पामालीज़ हैं, जो जेनोसाइड है, या वहाँ पर जो बदतरीन एक रियासती दहशतगर्दी के जो बाज़ार इसराइल ने गर्म कर रखा है, उस हवाले से बैनुल-अक़वामी एक सफारती और सियासी जो दबाव है वो इसराइल पे दिन ब दिन बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोग इसराइली जो हुकूमत है उससे वो नफरत करते हैं कि एक दहशतगर्द का एक किरदार है जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, और जिस तरह मासूम लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मीडिया की कितने बड़ी तादाद में जो मीडिया वर्कर उनको शहीद किया गया, यानी वो तो सिर्फ वहाँ हक को सच की एक अलमबरदार थे और वहाँ इस बात को उजागर कर रहे थे कि कितना जुल्म आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी जो क़यादत है उनका भी एक बड़ा एक अहम रोल बनता है। और इसमें बिलखुसूस जो कतर और मिस्र की जो क़यादत है, क्योंकि उनका एज मीडिएटर एक रोल है, तो इस माहदे में अमल दरामद करने में उनका भी एक बड़ा यकीनन एक किरदार रहेगा। और उसके साथ साथ जो दीगर इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं और दीगर गैर मुस्लिम जो ममालिक की जो क़यादत है उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मजबूर करें इसराइल को और वो इस पर अमल दरामद करें, ताकि वहाँ मशरक़ वस्ता में जो क़याम अमन की जो कोशिशें की जा रही हैं वो बराबर साबित हो सके। ठीक है सालिह साहब, अब ईरान के हवाले से भी जिक्र किया था कल ट्रम्प साहब ने, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिडिल ईस्ट के नए दौर का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो उसमें ईरान भी अपनी एक हैसियत रखता है। और जिस तरह से उन्होंने बात की, आप क्या समझते हैं कि आगे जाके क्या ईरान के साथ भी कुछ अमेरिका के मामलात बेहतर होंगे, क्या लग रहा है आपको? लेकिन अभी आपने मुशाहिदा किया होगा कि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, उसके साथ एक तवील ब्रेक के बाद ईरान की गुफ्तशनीद शुरू हुई है। और ये गुफ्तशनीद जो है ये अमेरिकन ब्लेसिंग के बगैर नहीं हुई होगी। और ईरान की तरफ से भी ये अश्योर कराया गया है कि हम इस एजेंसी के साथ तावन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हमारा इनके साथ एग्रीमेंट जो है वो रेस्टोर हो जाए। ये बहुत ही खुशाइंद बात है, बहुत ही खुशअफ़ज़ा बात है। और ये इस सिलसिले में इसे सबोताज करने की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाने की ज़रूरत है। इन कोशिशों को सबसे जो बड़ा मुल्क सबोताज करने की कोशिश करता है उसका नाम है इसराइल। इसराइल ने इस लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब उसने हमला किया तो एन उन्हीं दिनों में टॉक्स हो रही थी और नज़र ये आ रहा था कि ईरान और IAEA के साथ कोई मुआहदा होता है पा जाएगा। उस मुआहदे को सबट करने के लिए इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब ईरान इस तमाम इतने अजीम नुकसान के बावजूद, जिसमें उनके फ़ौज के कमांडर, उनके साइंटिस्ट, उनके इंजीनियर, उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अमन का गुफ्तशनीद का जो रास्ता है उसको तर्क नहीं किया और एक तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने के बाद वो दोबारा उनके साथ गुफ्तगू की मेज़ पर आ गए। आमना साहब शॉर्टली बता दीजिएगा कि अब इजराइल को नकेल डालने के लिए, जिस तरह पहले भी बात की जा रही थी कि जो आलमी तन्हाई वो उसे नज़र भी आ रहा था, लेकिन साथ साथ इकनॉमिक सैंक्शंस की भी बात की जा रही थी। यानी कि हम अगर बात कर रहे हैं कि इस एग्रीमेंट का मुस्तकबिल क्या होगा, तो साथ साथ हमें इन तमाम चीज़ों को भी, जो अरब ममालिक इकट्ठे हुए हैं, एक तो इनको मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है, एक ही एजेंडे पर चलना ज़रूरी है। दूसरा ये जो बात की मैंने कि इकनॉमिक सैंक्शन और इसको आलमी तन्हाई का जो है शिकार किया जाए इसराइल को, तो वो कंट्रोल में रह सकता है। देखिए मेरे ख्याल में ना तो इनके ऊपर सैंक्शंस कोई लगाएगा और ना ही इनको आलमी तन्हाई का कोई ऐसा सामना है, क्योंकि वो दुनिया में इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश ब्लैकमेलर हैं कि अमेरिका को वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसके बाद वो देखिए उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया हुआ है, इसके बावजूद नेतन्याहू साहब सारी दुनिया में दंदनाते हुए फिर रहे हैं और किसी मुल्क ने भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, हालांकि सारे ही सिग्नेटरी हैं। तो हमें जो सैंक्शंस की, इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करते हैं,
तो ये तो मेरे ख्याल है मुमकिन नहीं है। ये हो सकता है जो मैं पहले कह रही थी कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो उनके साथ, और जो जो सारे ममालिक अभी बात कर रहे हैं, इटली की और स्पेन की और आयरलैंड की, ये उनके साथ अपनी ट्रेड को महदूद कर दें। जैसे कि बरतानिया में एक मुहिम चल रही थी कि हम इनको असला नहीं बेचेंगे, और अवाम का इतना दबाव आया कि गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन उसमें से 35 कंपनीज को लाइसेंस नहीं दिए प्रोजेक्ट्स को। तो इसका मतलब है कि ये दबाव आ सकता है। जैसे तुर्की के ऊपर भी बहुत दबाव था कि वो अपनी ट्रेड उनके साथ मुंतके कर ले, लेकिन वो नहीं कर सके। तो अगर ये कमिटमेंट पहले ही ले आते तो शायद अभी तक जंग बहुत देर की बंद हो गई होती। तो अब क्योंकि एक मुआहदा हो गया है और ये लोग उसमें सब सिग्नेटरी हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है कि अगर ये सैंक्शंस नहीं भी लगती तब भी ये अपने अपने लेवल पे इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मैनेज करें और इकोनॉमिक ताल्लुकात तो बिल्कुल मुतक़े कर लें। और इसके लिए भी अगेन मिस्टर ट्रंप पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि उनके सबसे बड़े स्पॉन्सर खुद मिस्टर ट्रंप और अमेरिका हैं। तो अगर वो उनके ऊपर असला की फरोख्त पे पाबंदी लगा दें, उनको फर्दर इमदाद ना दें और उसको मशरूत कर लें गजा में अमन के क़याम से, तो फिर ही ये मुआहदा अमल में आ सकता है। जी, आपका पॉइंट आ गया और यकीनन बड़ी अच्छी आपने बात की, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको मिटाने के लिए हमें बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी और उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर एक मुसल्लम किरदार अदा करना होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का, साले ज़फ़र साहब का और आमना साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। This year again, we are dealing with another mega flood with thousands of villages washed away from the face of the earth, millions of people displaced, more than 1,000 killed, and billions of dollars of crop, livestock, and property washed away, lost to flood waters. Our nation stands united in these testing times, and we are dealing with this natural calamity with remarkable resilience by the grace of God. I have declared a climate emergency to cope with this challenge. The catastrophic floods of 2022 and 2025 this year are glaring examples of loss and damage caused due to climate change. Pakistan contributes less than 1% of global emissions annually, yet it continues to face the relentless brunt and muddy waves of climate change. वेलकम बैक नाज़रीन। और बात की जाए भारत की तो वो तो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन तो है ही, लेकिन साथ साथ जो उसने एक साजिश रचाई हुई है, और साजिश में हमने देखा है कि जितना दहशतगर्दों को उसने सपोर्ट किया हुआ है, फितनुल खवारिज को, फितनुल हिंदुस्तान ने, और जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जिस तरह की इंसर्जेंसीज़ है, वो तो पाकिस्तान हर जगह पर बेनकाब करता हुआ आ रहा है। बाकायदा डोजियर्स भी हमने दिए हुए हैं, हमने सबूत भी दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, जो कि हमारा ब्रादर मुस्लिम हमसाया है और जिसकी हमने 40 साल मेज़बानी की है, और यहाँ पर ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने हमेशा जो है अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए, दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल होने दी है, और इस पर भी पाकिस्तान बारहा आवाज़ उठा चुका है। इवन अक़वाम मुत्तहिदा इस पर बात कर चुका है कि दहशतगर्दों का नेक्सस जो है वो वहाँ पर बड़ा मजबूत है। इवन वहाँ पर सरकारी परमिट तक अलाउ किया गया, और यही हमने देखा कि इस वक्त एक बार फिर जो है अफ़गानिस्तान ने भारत की शय पर, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर थे वो विज़िट कर रहे थे दिल्ली का, और वहाँ पर जो दोनों में आपस में गठजोड़ हुआ है, और गठजोड़ के बाद अफ़गानिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान पर हमला किया, अफ़गान तालिबान हुकूमत ने, पाकिस्तान ने पहले तो अपना दिफा किया, लेकिन उसके बाद फिर जब उनकी ऐसी दुर्गत बनाई कि उनको सीज़ फायर करने के लिए घुटने टेकने पड़े। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है इस वक्त, मेरे साथ जो
हमें गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, बड़े ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर, हम हमेशा बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है, बल्कि अब तो देखा जाए, मैं पिछले दिनों देख रही थी कि पख्तिया में एक कब्रिस्तान है जहाँ पर फितनुल ख़वारिज का झंडा उन कब्रिस्तानों पर रखा गया है। अगर अफ़गानिस्तान हुकूमत ये मतलब कहती है कि जी यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई दहशतगर्द तंजीमें नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आ गए? दूसरा, ये जो फितनुल ख़वारिज का और फितनुल हिंदुस्तान का जो गठजोड़ है सर, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो अभी तो ऑफिशियली इन्होंने उनके ये मौलवी खैरुल्लाह है और उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई ये जो फितनुल ख़वारिज है, उन्होंने कहा ये हमारे मेहमान है और हमने उनको अकोमोडेट किया है, पश्तून वली के तहत किया, रवायात के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक ये यहाँ पे हैं और हमारे गेस्ट हैं। तो ऑफिशियली वो कंफर्म करते रहे। और जितने हमने वहाँ पे कैजुअलिटीज हुई हैं, जो इंटरनल राइवलरी में लोग मारे गए हैं, वो सबूत हैं। यूनाइटेड नेशन ने हर साल लगातार कंफर्म करता गया है कि फितनुल ख़वारिज भी है, फितनुल हिंदुस्तान भी है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है, जैश अदल भी, एंड सो हर साल की रिपोर्ट है। पिछले इसी साल मार्च में डायरेक्टर DNI अमेरिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 32 पेजेस, जिसमें 18 इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका के थे उनकी इनपुट थी। तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि फितनुल ख़वारिज यहाँ पे अफगानिस्तान में है और उन्होंने कहा इट हैज बिकम ए थ्रेट टू ग्लोबल पीस। तो वो भी हसन खान के फॉर्मर जो कमांडर थे, इज ऑन रिकॉर्ड सेवरल टाइम, उन्होंने कहा कि फितनुल ख़वारिज यहाँ पे है। तो इसमें तो कोई फैक्ट ही वो डिनाई कोई नहीं कर सकता है। दुनिया जानती है कि यहाँ के अफगानिस्तान हैज बिकम एपिक सेंटर है, जो ये मर्जी करते रहे। लेकिन ये है कि एक बात तय है कि इंडिया की तरह अफगानिस्तान ने आपको कभी कबूल नहीं किया एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। आपकी एडमिशन टू यूनाइटेड नेशन सबसे पहले अपोज करने वाला अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान आखिरी मुल्क था जिसने आपको रिकग्नाइज किया। और इसके बाद 1950 के बाद से, जब से इंडिया के साथ इनकी जो दोस्ती का मुआहदा हुआ, उसके बाद दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी थी और इसमें दहशतगर्दी शुरू में खाद थी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो KGB के साथ और रा के साथ मिलकर करती थी। बाद में NDS और रा, अब GDI और रा है। और यह है कि हमने पिछले 1947 से आज तक सिंसेरिटी के साथ अफगानिस्तान की जंगें लड़ी। हम ना होते तो ये सोवियत यूनियन को कभी ये शिकस्त नहीं हो सकती थी। इट वॉज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और बिकॉज बाद में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की सपोर्ट, अमेरिकन सपोर्ट थी, तब जाके मुमकिन। जो बड़ा कभी उन्होंने मारी थी इंडिया में जाके, तो मेरा ख्याल में ये उसकी मिसकंसेप्शन है। अफगानिस्तान हैज बीन रूल्ड बाय पर्शियंस, ग्रीक्स यहाँ पे रहे हैं, सीथियन एम्पायर यहाँ पे थी, अशोका यहाँ पे रूल करता रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे कंट्रोल था, और इसके अलावा मुगल्स ने यहाँ पे रूल किया है, तैमूर ने यहाँ पे रूल किया। तो फिर इसके बाद रशिया जब आया तो उस वक्त हम जो थे उसको अफगानिस्तान देखे। अब्दाली से पहले तो यहाँ पे तो डिफरेंट थे, यहाँ पे वो हालात नहीं थे। तो अब्दाली वाज द वन जिसने आके इनको यूनाइट किया, एज अफगान की आइडेंटिटी एक बनाई। वरना देखे महमूद गजनवी वाज ए तुर्क और वरी जो था वो भी एक तुर्क था। सो ये चीजें हकीकत है और हकीकत उठाई नहीं जा सकती हैं। लेकिन ये है कि जो रिसेंट वाकयात हुए, हमने एक वाज़ेह पैगाम, एक न्यू नॉर्मल सेट करके बताया है कि पाकिस्तान की वायलेशन होती है, दहशतगर्दी अगर होती है तो हमने एक न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर बता दिए हैं। एनीथिंग हैपनिंग इनसाइड पाकिस्तान और उसका लिंक एस्टेब्लिश होता है तो हम वेट नहीं करेंगे, वी विल गो आफ्टर दैट। ठीक है मलिक मंजूर साहब, भारत तो मुनाफिक भी है और साजिशिया भी है। मुनाफिक इस तरह से कि यूनाइटेड नेशन के फोरम पर वो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बोलता रहा है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती रही है, और साजिशें इस तरह से है कि पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद उसकी हिम्मत तो नहीं है कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस का मुकाबला करे, तो उसने फिर एक साजिश रचाई और ये अफ़गानिस्तान तालिबान हुकूमत को एक बार फिर जो उनसे हाथ मिला लिया है।
अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को तो मशरक़ी बॉर्डर हो या मगरबी बॉर्डर हो, चैलेंजेस तो हमेशा से रहे और हम तो एक जंगजुओं के तौर पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी फोर्सेस जो है लड़ भी रही है और शहादतें भी दे रही है, हम तो डरने वाले नहीं हैं। लेकिन इस वक्त हम जिस खारजा पॉलिसी की बात करते थे कि बहुत सारे नाक़दीन कहते थे कि जी रिव्यू होना चाहिए अफ़गानिस्तान की, और अभी आपको पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए सीएम साहब आए केपी सूबे में, उन्होंने भी ये शोशा छोड़ दिया है कि नज़रसानी की जाए। भाई नज़रसानी कैसी की जाए? आप अपने सरजमीन पे दहशतगर्दों को रख के पाल रहे हैं, उनको मतलब उनको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, उधर भारत आपको जो है स्पॉन्सर्ड कर रहा है और आप पाकिस्तान पे धावा बोल रहे, तो किस तरह की भाई DGISPR तो साफ कह चुके हैं कि दहशतगर्दों का से कोई बातचीत नहीं होगी, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बड़ा उन्होंने वाज़ेह मैसेज है DGISPR ने, और उन्होंने कहा कि अब इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। देखिए 4 दहाइयों से 40 लाख अफगान मुहाजिरीन की कफालत और मेज़बानी करने वाला दुनिया का वाहिद पाकिस्तान है। अब देखें कि हमारी इस नेकी के बदले उन्होंने हमें क्या दिया, और ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी अफगान क़यादत की कि उन्होंने 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात को जिस तरह पै दर पै दरअंदाजी करके हमले किए, और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने इंतहाई बेफिटिक रिस्पांस दिया। देखिए चुन चुन के उनके ठिकानों को तबाह किया गया, लेकिन हमने उनके सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया। हमने सिर्फ जो दहशतगर्दी के मराकज़ थे उनको निस्तो नाबूद किया। और आपने देखा कि चंद घंटों के बाद जो ये दहशतगर्द ग्रुप थे और जो अफगान तालिबान की हुकूमत है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गई, जिस तरह आपने इब्तिदाई रिमाज के कहा कि उसके बाद उन्होंने दरख्वास्तें करना शुरू कर दी मुख्तलिफ ममालिक को, जी कि खुदा के लिए पाकिस्तान को कहें कि अब जो फौजी कार्रवाई है वो रोक दें। तो बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया गया। देखिए ये करने का मकसद क्या है? मकसद ये था कि पाकिस्तान को बैन-अक़वामी सतह पर एक दिफाई पोजीशन में लाना, अदम इस्तेकाम पैदा करना, अफरा तफरी पैदा करना, डीस्टेबलाइज करना, और इस मिलिशियन एक कैंपेन जो है पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने वो शुरू कर रखी है। इन तमाम मकरू और घनौने जो उनके अज़ाइम थे उसमें बुरी तरह नाकाम हुई, और एक ऐसे वक्त में ये हमला किया जब अफगान तालिबान हुकूमत का वज़ीर ख़ारजा नई दिल्ली में बैठा था। यानी कि ये इसकी जो टाइमिंग है बड़ी अहमियत के हामिल है, और ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड और एक बहुत ही तयशुदा एक कंस्पायरेसी की गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनको मुंह की खानी पड़ी, और बेमिसाल हमने अस्करी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया, और उनके जितने भी वहाँ पर जो मराकज़ थे जहाँ पर वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, जो दहशतगर्दी के मराकज़, उनको तबाह बर्बाद कर दिए गए। देखिए पाकिस्तान ने तो हमेशा एक पीसफुल, एक स्टेबल अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है हमारी खारजा पॉलिसी का एक अहम तरीन जुज़्व रहा है, और पाकिस्तान ने बैन-अक़वामी सतह पर अफ़गान इशू को हल करने के हवाले से बहुत ही एक मुस्बत किरदार अदा किया। देखिए हमने अफ़गानिस्तान को तजारती रास्ते दिए, उनको वसाइल दिए, वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन में किरदार अदा किया, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बदले में आप देख सकते हैं कि वही जो अफ़गान जो यहाँ पर क़याम पज़ीर और हमारी मईशत पर नाकाबिल तलाफ़ी एक बोझ है। लेकिन पाकिस्तान में जो जुराइम और दीगर जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है 80 से 90% जो लोग पकड़े गए हैं वो अफ़गानी हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। अब हमारी सियासी और अस्करी जो हमारी क़यादत है उन्होंने बड़ा एक वाज़ेह फैसला किया कि जितने भी यहाँ पर इल्लीगल मुकीम है अफ़गान, यहाँ पर तालिबान, जो उनको फौरी तौर पर निकाला जाएगा और उनको वहाँ भेजा जाएगा। और अगर इंडिया को बहुत शौक है अफगानिस्तान को, तो मेरे ख्याल में ये जो यहाँ पर अफगानी मुकीम है उनको बेशक वो भारत भेज दें। उसकी वजह ये देखें कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों का जो मवासलाती नेटवर्क है और जो दीगर अस्करी वसाइल है, माली वसाइल है, वो ये तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक वेरी ऑर्गेनाइज्ड एक कंस्पायरेसी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो हज़ारों दफ़ा सोचेंगे कि इस तरह की जो अगर उन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तानी हदूद के अंदर को इस तरह के हमले किए तो इससे भी बहुत खौफनाक उनको जवाब दिया जाएगा और इनको मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर दिया जाएगा। ठीक है मसूद साहब, मोदी सरकार की तो जो मुनाफिक पॉलिसी है उस पर तो खुद हम देख रहे हैं कि भारत से आवाज़ें उठ रही हैं। वहाँ की अपोजिशन जमाते हैं, वहाँ के अवाम जो है वो यही बात कर रहे हैं कि एक तरफ आप उनको दहशतगर्द कहते थे अफ़गान तालिबान को, और इस वक्त आप अपने मकसद के लिए सियासी माइलेज लेने के लिए आप उनसे हाथ मिला रहे हैं। इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी जो है भारत में इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है। आपने अभी देखा कि एक तलबा को हिरासत करने में जो वहाँ के प्रोफेसर थे उसके खिलाफ एहतजाज पे जो वहाँ की पुलिस ने, भारतीय पुलिस ने धावा बोल दिया। अब ये इंसानी हुकूक़ की तंजीम जो है इस पर जो है आलमी जो वो क्यों खामोश है, और ख़ास तौर पे ट्रंप साहब ने भी जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर भारत को एक दफ़ा तंबीह की है।
देखेंगे कि इंडिया के बारे में हम क्या कहें। जब आपके ये सो कॉल जो अफगान रजीम के लोग हैं वो इंडिया में बैठ के जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं, तो वो आप देख लें। फिर वो कहते हैं हम आपस में मिलके कॉमन एनिमी के पीछे जाएंगे, वो पाकिस्तान को आप कॉमन एनिमी कह रहे हैं। तो फिर इसके साथ देखें कि अगर जिस तरह याद रहे कि चंद साल पहले अजीत डोभाल साहब ने इनके बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था ये मर्सनरीज हैं, इनको हमने पैसा देना, ये हमारी तरफ आएंगे। तालिबान के बारे में उन्होंने ये कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था हम देवबंद को इस्तेमाल करेंगे इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। सो मुत्तकी वाज टेकन टू देवबंद। तो ये सारे ताने बाने देखे, ये नेशनल इंटरेस्ट की गेम है और ये इसमें उन्होंने ये देखना है। अभी आप देखें ये एक तरफ इस्लाम की बात करते हैं, एक तरफ हिंदुत्व के साथ मिल चुके हैं। और फिर वहां पे जिस दिन उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां खवातीन नहीं थी, उन्होंने कहा खवातीन नहीं होनी चाहिए। जब इंडियंस ने कहा तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 खवातीन बिठाई थी। तो ये तो स्टैंडर्ड है इनका इस्लाम का। सो अब सब कुछ क्या है, एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों मिल चुके हैं। ये बात कि ये पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न फ्रंट जो है वो एक्टिवेट करे, और ये इनकी पुरानी ख्वाहिश है और ये शुरू से अफगानिस्तान ये करता रहा है। और आप इंडियंस ऑथर्स की किताबें देख के पढ़ ले, उसमें यही पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से दोनों ने कोशिश की कि ईस्ट से एक वेस्ट से पाकिस्तान। सो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यही है पाकिस्तान को ट्रू फ्रंट में उनको जाना है। जहां तक ह्यूमन राइट्स की बात है, देखें इंडिया को तो ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स में प्रेसिडेंट ओबामा ने कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू दिया था क्रिस्टीना मानपुर को, तो उन्होंने कहा था एक वक्त ऐसा है देयर विल बी पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया विल पुल अपार्ट। उसका मतलब इंडिया टूट जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा जिस तरीके से मिनॉरिटीज को स्पेशली मुस्लिम्स के साथ जो कर रहे हैं तो वो एक फैक्टर बन सकता है। खुशवंत सिंह ने अपनी किताब द एंड ऑफ इंडिया में भी यही लिखा है कि उन्होंने कहा देयर विल बी टाइम इंडिया विल ब्रेक अप, इट विल नॉट बी पाकिस्तान और एनी अदर पावर। और उन्होंने कहा वी विल कमिट हाराकारी। तो इसका मतलब हम सुसाइड करेंगे। और जिस तरह के वाकयात वहाँ ह्यूमन राइट्स के हो रहे हैं, मिनॉरिटीज अच्छा मसूद साहब, बात चूंकि ह्यूमन राइट्स की हो रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के किरदार को यूएन में एक बार फिर उसका एतराफ़ किया गया। और इंसानी हुकूक का कौंसिल का जो रुकन पाकिस्तान वो मुंतखब हो गया 2026 से 2028 तक। सर ये भी बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। जी हाँ बिल्कुल। देखें पाकिस्तान जिस तरीके से पीछे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जिस तरीके से वहां पे मेंबरशिप बनी थी, फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर 2 कमेटीज के उस वक्त भी जो अफगानिस्तान ही के ऊपर जो सेंक्शन मॉनिटरिंग टीम थी उसका हेड बना था। सो पाकिस्तान की इसलिए हम कहते हैं ना कि इस वाकयात ने मार्के हक ने बुनियाद मरसूस ने आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है दुनिया में। आपको जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप हर दफा कभी ऐसा हुआ है कहीं पे कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस मौके पर दुनिया के बड़े टॉप लीडरशिप वहां पे बाकी भी मौजूद थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से पूछा, उनसे कहा आप कुछ कहना चाहते हैं, तो ये बड़े ऑनर की बात है। फिर उन्होंने फील्ड मार्शल को पूछा, तो बड़े ऑनर की बात है। ये देखें जब आप डिलीवर करते हैं, आप अपने पावर दिखाते हैं, आप अपने नर्व्स को दिखाते हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं, तो ये सब चीजें दुनिया मानती है कि यार ये लोग काम वाले हैं और ये बहादुर लोग हैं और इनकी एक अपनी स्टैंडिंग है। तो हमने अपने आप को मनवाया है। वी हैव स्टैंडिंग जो हमने आज दुनिया में हासिल की है अपने मेहनत से, अपनी कुर्बानियों से हासिल की है। सो दुनिया में कोई भी मुल्क हो, जहाँ देखे आप प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो उनकी कितनी वहां पे जिस तरीके से वहां से रिसेप्शन होती है, आपके फील्ड मार्शल जाते हैं इसी तरह अकॉर्डिंग उनको रिसेप्शन दी जाती है। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है और वही अफगानिस्तान की इस रजीम को हमने एक तसल्ली बख्श जवाब दिया है और उनको पता है हमने एक ये मैसेज ये कन्वे किया कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, हम क्या कर सकते हैं आपके साथ। सेकंड, हमने ये भी बताया कि हमारा रिजॉल्व क्या है, द रिजॉल्व ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान और पीपल ऑफ पाकिस्तान वो किस तरीके से है। तो एक मैसेज डिलीवर किया है क्योंकि ये हमारे सामने ठहर नहीं सकते हैं। अगर हमने तो एक झलक दिखाई, जब हम मजीद आगे कुछ सर आपका पॉइंट आ गया और यकीनन पाकिस्तान के लिए जो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान जो है
दोबारा इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब हो चुका है और पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से ये हासिल किया और पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है। हाल ही में हमने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी और फिर सीज़ फायर किया। सीज़ फायर सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं किया बल्कि ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए किया और ये तमाम वो एक्नॉलेजमेंट है जो दुनिया अब देख रही है और उसको एज अ प्रूव और एज अ अप्रिसिएशन पाकिस्तान को इस तरह तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। मैं दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।